हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 20 वाले कर आई हूँ। तो हम बिना देरी किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पूर्वी रवीश को देखते हुए कहती है, शादी फिर से, वो भी तुमसे? सोचना पड़ेगा। वो कुछ पर सोचने का नाटक करती है, फिर कहती है, नो थैंक्स, एक बार तुमसे शादी करके मैं तुम्हारी बातों में आ गई हूँ, फिर से नहीं आऊँगी मैं। रवीश अपने हाथों में लगी हल्दी उसके गाल पर लगाकर उसे प्यार से कहता है, एक बार हो या 1000 बार हो, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी मांग में जो मैंने सिंदूर भरा है ना, इसकी वजह से तुम मेरे साथ पूरे 7 जन्मों के लिए फंस चुकी हो। मैं तुम्हारा पीछा और इसका और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पूर्वी फिर अब कुछ नहीं कहती। उसकी बातें सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कनक और खनक राधिका की सहेलियां हॉल में नाच रही थी। नेत्रा सभी को डांस करते देख रही थी। उसका भी डांस करने का मन कर रहा था, पर उसे कोई डांस करने के लिए कह ही नहीं रहा था। कनक उसके पास आकर उसका हाथ खींचते हुए कहती है, भाविसा, थारी तो गलत बात है। दुल्हन की भाविसा हो आप, ऐसे कैसे खाली खाली खड़े रह सकते हो आप? नाचना तो पड़ेगा। कनक भी प्रथम का हाथ खींचकर उसे बीच में ले गई और उस नेत्रा उसके साथ डांस करने के लिए कहती है। वो दोनों डीजे का गाना चेंज करने के लिए कहती है। हॉल के बीच में न प्रथम और नेत्रा थे। गाने का नाम सुनते ही नेत्रा के चेहरे पर स्माइल आती है। उनकी नंदों ने तो उसके दिल की बात कह दी। अब गाना स्टार्ट होता है। सभी लोग उनके लिए चीयर्स कर रहे थे, पर नेत्रा को ऐसे अपने घर के बड़ों के सामने और अपने पति के साथ डांस करने में शर्मा रही थी। तो डांस की पहल प्रथम करता है। उसके लिए गाना गाते हुए डांस करता है। प्रथम नेत्रा का हाथ गाना गाते हुए प्रथम के लिए डांस करती है। प्रथम उसका हाथ पकड़ता है, उसे गोल गोल घुमाकर अपनी तरफ खींच लेता है। नेत्रा उसके सीने से जा टकराती है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और अपनी अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। प्रथम और नेत्रा अब साथ में डांस कर रहे थे। शिवानी जी अपने दोनों बच्चों पर पैसे वार कर डीजे वाले को देती है। अपने बच्चे को साथ देकर सभी बड़े बहुत खुश थे। सभी लोग प्रथम और नेत्रा के लिए तालियां बजाते हैं। फिर बाकी की जोड़ियां भी एक एक कर डांस करती है। राधिका सभी को डांस करते हुए देख रही थी। वो तो चाह रही थी कि बस सीधे उसकी विदाई हो जाए इस हवेली से, पर उसे अपने घर वालों की खुशी के लिए ये सब रस्में करनी पड़ रही थी। उसकी आंखों में न चाहते हुए भी शौर्य को ढूंढ रही थी, पर वो उसे कहीं नहीं दिख रहा था। वो समझ गई थी कि वो उसके सामने नहीं आना चाहता। वो उसके सामने आएगा तो वो कुछ न कहे, पर उसकी आंखें तो बहुत कुछ कह ही देगी उसे। धीरे धीरे सब राधिका के हल्दी लगाते हैं। फिर बाकी की जरूरी रस्में भी कर लेते हैं। सभी उनको भी डांस करने कहते हैं, पर उसकी कोई इच्छा नहीं थी नाचने की। तो वो बस सभी को कहती है कि उसका सर दर्द हो रहा है और वहाँ से उठकर अपने कमरे में जाती है। धीरे धीरे रात हो जाती है। प्रथा के रूम में आयश को सुलाकर नेत्रा प्रथम के रूम में आती है और जैसे ही रूम में आती है, कोई उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से सटाता है। पहले वो डर जाती है, पर उसे पता था उसके साथ ऐसी हरकत एक ही इंसान कर सकता है। तो नेत्रा कहती है, प्रथम आप ये क्या कर रहे हो? मुझे डरा दिया आपने। प्रथम अपनी बाहें उसके गले में डालते हुए कहता है, हमारी शादी के बाद की सारी रस्म हो गई, शादी के पहले की तो कोई रस्म हुई ही नहीं। उसकी बात सुनकर नेत्रा दुखी हो जाती है। वो कहती है, कैसी कोई रस्म होती है? हल्दी मेहंदी कैसे लगाती है? 15-20 मिनट तो मम्मी ने मुझे तैयार किया। पहले तो मैं डर गई थी शादी का नाम सुनकर, फिर मम्मी और भाई ने आकर समझाया। प्रथम नेत्रा के हाथ को पकड़कर किस करके कहता है, आज हमारे रिश्ते की फिर से शुरुआत हुई है, तो आज हमारी भी हल्दी की रस्म है। वो पास में पड़े एक कटोरे में एक हाथ डुबाता है, उसमें हल्दी थी। प्रथम उसके हाथ में हल्दी लगाकर अपने हाथ पर लगाता है। नेत्रा उसे देख रही थी।
नेत्रा उससे कहती है, आप मुझे नहीं लगाओगे? प्रथम अपना गाल उसके गाल से रब करता है, जिससे उसके गाल की हल्दी अपने आप ही उसके गाल पर लग जाती है। प्रथम अपने हाथों में हल्दी लेकर नेत्रा के हाथों पर लगाता है। नेत्रा के गाल जो शर्म से लाल हो रहे थे, वह हल्दी की वजह से पीले हो गए थे। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। प्रथम का प्यार अपने आप को मिलते देख कर प्रथम उसकी दोनों आंखों को आंसू साफ करके कहता है, नेत्रा, तुम ऐसे ही बात बात पर आंसू बहाती रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे से बुरा इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं, जिसकी वजह से हमेशा उसकी लाइफ के आंसू बहाती रहती हो। नेत्रा नाव में सर हिलाकर कहती है, ये खुशी के आंसू है प्रथम, ये अपने आप ही बह जाते हैं ये। प्रथम उसकी दोनों आंखों पर किस करते हुए कहता है, अब ना खुशी के आंसू आने चाहिए, ना ही गम के। मुझे तुम्हारी इन कंजी आंखों में आंसू नहीं देखने। नेत्रा उसे कहती है, आपने इतना बोल दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। भाई ने सही कहा था, जब आप मुझे समझ जाओगे तब आप मुझे बहुत सारा प्यार करोगे। आज मेरा इंतज़ार फाइनली ख़त्म हो गया। आज आपसे जो ये प्यार हो रहा है, उसके बाद मैं मर भी। नेत्रा आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही प्रथम उसके होठों पर अपने होठ रख उसे चुप कर देता है। नेत्रा प्रथम के ऐसे अचानक से किस करने से शॉक्ड हो गई थी। वो समझ रही थी ये सब बस प्रथम ने नेत्रा को किसी बात की नाराज़ होकर किया था, क्योंकि इस बार की किस में नेत्रा प्रथम के प्यार से ज़्यादा उसका डर महसूस कर सकती थी। 5 मिनट बाद प्रथम उससे दूर होकर कहता है, सॉरी, तुमने कहा था तुम्हें लिप पर किस नहीं करने के लिए, पर जो बात तुम मुझसे बोलने जा रही थी वो मैं नहीं सुन सकता। कभी मुँह से बोली हुई बात सच हो जाती है। नेत्रा प्रथम की आवाज़ में उसके खोने का डर महसूस कर सकती थी। वो उसे कुछ कहती उससे पहले ही प्रथम उससे कहता है, एक बात अच्छे से समझ लो तुम, अदिति के जाने के बाद तो मैं जिंदा बच भी गया, पर तुम्हें खोकर पता नहीं इस बार मैं जिंदा बचूं या न बचूं। प्लीज़ मेरे सामने ये सब मरने मारने की बातें नहीं करना। नेत्रा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि प्रथम उसकी बातों से हट जाए। वो अपने दोनों कान पकड़कर उसे सॉरी कहती है। प्रथम उसे इट्स ओके कहता है। नेत्रा उसका मूड ठीक करने के लिए उसकी हल्दी लगाती है, और प्रथम का मूड पूरी तरह से खराब हो गया था। वो नेत्रा से दूर होकर कहता है, तुम अपनी हल्दी साफ करके कपड़े चेंज कर लो, मैं गेस्ट रूम का वॉशरूम यूज़ कर लूँगा। नेत्रा उसे कुछ बोलती उससे पहले ही प्रथम तेजी से रूम से जा चुका था। प्रथम के नाराज होने से नेत्रा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने आंसू साफ करके वॉशरूम में जाती है। 20 मिनट बाद वो वापस आती है। तब तक प्रथम ने भी चेंज किया था। उसने सिंपल लोअर और टी शर्ट पहन रखा था और बेड पर बैठकर अपने कुछ बिजनेस पार्टनर को पर्सनली इनविटेशन भेज रहा था कल आने के लिए। नेत्रा को डर लग रहा था, ये सोचकर कि कहीं प्रथम का मूड अभी भी खराब तो नहीं। प्रथम नेत्रा की तरफ देखता है। नेत्रा को जब टेंशन में, तब वो अपने फ़ोन को साइड में रखता है और अपनी बाहें फैलाकर उसे अपने पास आने का इशारा करता है। प्रथम को देखकर नेत्रा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह जल्दी से बेड पर आ जाती है और उसे हक कर लेती है। प्रथम कितना भी गुस्से में हो जाए, पर वो नेत्रा से ज़्यादा देर नाराज नहीं हो सकता था। कुछ देर बाद वो दोनों बेड पर सो रहे थे। नेत्रा का सर प्रथम के सीने पर था और वो उसके सर को सहला रहा था। नेत्रा प्रथम से पूछती है, आप खुश नहीं हो क्या? ये जो कुछ हो रहा है उससे राधिका अपने ससुराल जा रही है, ये तो अच्छी बात है ना? प्रथम उसे कहता है, राधिका अपने ससुराल में खुश नहीं रहेगी। नेत्रा उसे कहती है, आपको कैसे पता? आप जानते हो क्या नंदोई जी को? मम्मी तो कह रही थी कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अपनों से बड़ों की वो हमेशा इज्जत करते हैं, सभी से अच्छे से बात भी करते हैं, गांव के प्रधान हैं वो।
राधिका के लिए उनसे अच्छा लड़का कभी नहीं मिलेगा। प्रथम उसे कहता है, मम्मी को तो अपने जवाई सा अच्छे ही लगेंगे, पर इस रिश्ते से कभी मुझे अच्छी वाली फीलिंग नहीं आई। उसकी खुशी बस शौर्य में है, पर वो तुम्हारा भाई एक नंबर का फट्टू है, कभी अपने दिल की नहीं सुनता है वो। नेत्रा उसे घूर कर देखती है तो प्रथम कहता है, गलत क्या कह रहा हूँ, सही तो कह रहा हूँ मैं कि तुम्हारा भाई फट्टू ही है। प्यार कर सकता है पर अपने दिल की बात नहीं कह सकता सामने वाले को। नेत्रा उससे दूर होकर कहती है, मेरे भाई गलत नहीं है। सामने वाला जब पहले से किसी और का हो तो वो कैसे किसी उनको अपने दिल की बात कहे। नेत्रा दूसरी तरफ करवट अब बदल देती है। प्रथम समझ रहा था नेत्रा इस वक्त अपने दिल की बात उसे कह रही है। प्रथम उसको पीछे से हक कर लेता है और कहता है, बहुत तकलीफ दी है ना मैंने तुम्हें इस रिश्ते में। नेत्रा उसकी तरफ करवट बदलती है और हाँ में सर हिलाती है। तो प्रथम कहता है, तुम्हें बुरा लगता है क्या? मेरे दिल में अदिति है, इसलिए मैं उसको अभी तक भूला नहीं पाया हूँ, इसलिए। नेत्रा ना में सर हिलाकर कहती है, मुझे अदिति दी से कभी कोई शिकायत नहीं है, उनका हक मुझसे पहले आप पर है। वो पहले आई थी आपकी ज़िंदगी में, उसकी वजह से तो आयाश मेरी ज़िंदगी में आया है। ना ही मैं चाहती हूँ कि आप उनको भूलो, बस मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भी प्यार करो। मैं आपके दिल में अदिति की जगह नहीं लेना चाहती हूँ, मैं तो बस आपके दिल में एक अलग सी जगह बनाना चाहती हूँ। आपके दिल में एक छोटा सा कोना भी चलेगा। प्रथम नेत्रा के माथे पर किस करके उसे हक कर लेता है। नेत्रा कुछ सोच रही थी, वो प्रथम से पूछना चाहती थी, पर उसको ये बात प्रथम से पूछने में झिझक हो रही थी। वो हिम्मत करके कहती है, प्रथम मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ क्या? प्रथम हाँ कहता है। तो नेत्रा कहती है, आपका जीवन का फर्स्ट किस कब हुआ था? प्रथम अपने फर्स्ट किस के बारे में सोचने लगता है, जिसको याद करके उसके चेहरे पर एक अजीब स्माइल आ जाती है। वो नेत्रा को कहता है, कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में सभी टीचर और स्टूडेंट से छिपकर मैं और अदिति एक क्लास में थे। बाहर पार्टी चल रही थी। कॉलेज के लास्ट डे को सभी एंजॉय कर रहे थे। मैंने उसी दिन अदिति को प्रपोज किया था। मैंने उसे पहले आई लव यू कहा था। उसके जवाब में उसने मुझे पहले डांटा, इतनी लेट प्रपोज करने के लिए। फिर अपना जवाब देने के लिए उसने मुझे पहली बार किस किया था। ये एक छोटा सा किस था, मेरी लाइफ का वो फर्स्ट किस था। नेत्रा बोली, आप और अदिति कॉलेज में मिले थे, आपको उनसे कॉलेज में प्यार हुआ था? राधिका तो कह रही थी कि आप उससे बचपन से प्यार करते थे। प्रथम बोला, हाँ, मैं और अदिति एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते थे। स्कूल में हम दोनों की ही हमेशा एक दूसरे को ढूंढते रहती थी, पर कभी एक दूसरे को हमने अपने दिल की बात नहीं बोली। हम दोनों ने कॉलेज के लास्ट डे मैंने सोचा उसको अगर अभी अपने दिल की बात बता दूँ। मुझे पता था हमारे में जल्दी शादी होती है, तो मेरे घर वाले भी 1-2 साल में मेरी शादी करवा ही देंगे। मुझे यकीन था अगर मुझे अदिति आ कहेगी तो मासा भी मेरी शादी उनसे करवा देगी। नेत्रा बोली, उनको लव मैरिज से प्रॉब्लम नहीं हुई तो अंगद भाई जी और महक को तो आज तक उन्होंने माफ़ नहीं किया। आपकी शादी कैसे करवा दी उन्होंने अदिति दी से? महक भी तो अशोक पापा की ही बेटी है, उनसे क्यों प्रॉब्लम है फिर उन्हें? प्रथम उसे कहता है, उन दोनों ने घर वालों की मर्जी के बिना शादी की। मेरी शादी सभी बड़े की रजामंदगी और आशीर्वाद से हुई थी। नेत्रा उसे पूछती है, आपने मेरी दादी को कहा था क्या आपकी अदिति से शादी करनी है? आपने उनको मनाया था? प्रथम उससे कहता है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं हुई, वो मुझसे अच्छे से ज़्यादा जानती है। उनको मेरी पसंद और नापसंद अच्छे से पता है। जैसे तुम्हें उन्होंने मेरे लिए चुना, वैसे ही अदिति को भी उन्होंने ही चुना था। नेत्रा उसकी आंखों में देखकर उसे झिझकते हुए पूछती है, आप बड़ी दादी से नाराज़ क्यों रहते हो? आप उनको इज्जत देते हो, पर आप कभी उनसे ठीक से बात नहीं करते हो।
हो सकता है कि मैं गलत हूँ, पर आपकी बातों में मुझे हमेशा उनके लिए एक कड़वाहट महसूस होती है। वो बड़ी है हम सब से, आपको उनसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए। कुछ हुआ है क्या आप दोनों के बीच? नेत्रा का सवाल सुनकर प्रथम के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से सर्द हो जाते हैं। वो उसे कहता है, तुम्हें ये सब बात सोचने और जानने की जरूरत नहीं है। कल बहुत सारा काम है, मेहंदी की रस्म है ना, परसों विदाई है, बड़ी भाभी होना तुम राधिका की, तो सारा काम तुम्हें ही करना है। सो जाओ अब। नेत्रा हाँ में सर हिलाकर अपनी आंखें बंद कर देती है तो प्रथम उसके माथे पर किस करता है और उसको हक कर देता है। वो उसके सर पर हाथ फेर रहा था। थोड़ी देर में नेत्रा को नींद आ जाती है। वहीं प्रथम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो तो नेत्रा की बातों से पिछले 6 साल पहले पहुंच गया था। उसे अपनी लाइफ का सबसे बुरा दिन याद आने लगा, जिसकी यादें उससे सिवाय तकलीफ और दर्द के सिवा कुछ नहीं देती थी। उसके माथे से अब पसीना बहने लगा, जैसे जैसे उसे वो सब बातें याद आ रही थी। इस वक्त अगर नेत्रा उसकी बाहों में नहीं होती तो यकीनन उसे फिर से पैनिक अटैक आ जाता। नेत्रा की मौजूदगी उसके लिए दवा का काम कर रही थी। वो नेत्रा का और टाइटली हग करके अपनी आंखें कसकर बंद कर देता है। उसके कानों में अपने ही गुस्से और नफरत के कहे शब्द गूंज रहे थे। अपनी ज़बान से मेरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपकी वजह से आज मेरी अदिति मुझसे हमेशा के लिए दूर हुई है। आपकी वजह से वो मेरे साथ नहीं है। आपकी वजह से मेरे बच्चे को कभी माँ का प्यार नहीं मिलेगा। जानबूझकर किया ना आपने ये सब, मुझे उससे दूर करने के लिए। आपको हमेशा से उससे प्रॉब्लम थी। पास नहीं आना नहीं चाहिए आपकी कोई झूठी हमदर्दी अब मुझे। मेरे नहीं हो आप, नहीं हो आप मेरी माँ सा, कुछ भी नहीं हो आप मेरी। मर गई हो आपसे, आज से आप मेरे लिए। आज राधिका की मेहंदी की रस्म थी। कुछ लड़कियां राधिका के हाथों और पैरों में मेहंदी लगा रही थी। राधिका ने इस वक्त ग्रीन और येलो कॉम्बिनेशन का शरारा सूट पहन रखा था। सभी ने लगभग ग्रीन ही पहना था। नेत्रा भी अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। आयाश उसके पास खड़ा था। वो अपनी मम्मी और बाकी लड़कियों को मेहंदी लगवाते और नाचते गाते देख रहा था। तभी लविश पूर्वी के साथ वहाँ आता है। उसको हॉल में छोड़कर प्रथम के पास चला जाता है। पूर्वी नेत्रा के पास बैठती है। नेत्रा पूर्वी को मेहंदी लगवाने कहती है तो पूर्वी कहती है, मुझे मेहंदी की स्मेल नहीं पसंद। इरिटेशन होती है मेहंदी लगवाने के बाद। मुझे हाथ धोने का मन करता है बार बार। तभी उसके फ़ोन में लविश का मैसेज आता है। तभी जैसे नेत्रा भाभी प्रथम के लिए मेहंदी लगवा रही है, वैसे ही तुम भी मेहंदी लगवाना आज मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लव यू। लविश का मैसेज देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। ये लड़का उससे अपनी प्यारी प्यारी बातें से करके सब मनवा लेता है। वो एक लड़की को उसके हाथ में थोड़ा सा मेहंदी लगाने के लिए कहती है। मेहंदी वाली लास्ट में नेत्रा को उसके पति का नाम पूछती है तो वो प्रथम नाम लिखने के लिए कहती है। नेत्रा के दिमाग में कुछ बातें आती हैं तो आयश के कान में धीरे से कहती है, बच्चा आप अपने पापा को कहकर आइए कि मम्मी ने अपने हाथ में उसका नाम मेहंदी से लिखवा लिया है। तो मम्मी उनको ऑर्डर दे रही है कि वो भी अपने हाथ में मम्मी का नाम लिखवाएं, क्योंकि मम्मी अपना नाम उनके हाथ में देखना चाहती है। नेत्रा को क्या पता था कि प्रथम इस वक्त कहाँ है और किन लोगों के साथ है। उसने तो बस ऐसे ही मस्ती मस्ती में बोल दिया। आयंश को प्रथम को तंग करने के लिए आयंश ओके मम्मी कहकर अपने पापा को ढूंढने चला जाता है। वहीं शिवानी जी और प्रीति जी दोनों पूर्वी को बार बार पूछ रहे थे उसे कोई चीज़ चाहिए या नहीं, खाने पीने के बारे में पूछ रही थी। वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए प्रथम ने उन दोनों को कहा था पूर्वी का खास ख्याल रखने के लिए। जब वो प्रथम की पीए थी तब वो प्रथम की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखती थी। अब वो उसकी दोस्त की वाइफ है, इसलिए अब वो नहीं चाहता था कि उसकी भाभी को इस हाल में उसके घर में किसी चीज़ की कोई
प्रॉब्लम हो। महक 3 दिन से पूर्वी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलते देख रही थी। उसको कभी भी इस हवेली में थोड़ी इज्जत नहीं मिली। महक अपने मन में कह रही थी, ये गांव की गंवार नेत्रा कम थी क्या जो अब ये उस लविश की वाइफ भी मेरे लाइमलाइट लेने के लिए आ गई। कुछ तो करना पड़ेगा इसका। महक पूर्वी को कहती है, पूर्वी मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लेकर आए। पूर्वी उसे कन्फ्यूज़न में देखती है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये महक उसे काम करने के लिए क्यों कह रही है। नेत्रा महक को कहती है, महक किसी सर्वेंट को कह दे, ये क्यों काम करेगी, मेहमान है ना पूर्वी हमारी। महक पूर्वी को सुनाते हुए नेत्रा को कहती है, जीजू की पिए है ना ये, काम करने में अब क्यों आलस आ रहा है इसे, या फिर अपने पति की तरह ये भी बस मुफ्त की रोटियां ही तोड़ने आई है यहाँ। नेत्रा उसे कहती है, महक बस करो, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का। लविश जी और पूर्वी हमारे मेहमान हैं ना, किसी सर्वेंट को कह दो तुम्हारा काम करने के लिए, नहीं तो खुद ही काम कर ले। तुम तो मेहंदी भी नहीं लगवा रही हो ना। महक को ये पता था कि पूर्वी बस प्रथम की पीए है। उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पूर्वी कौन है और किसकी बेटी है। वो अगर चाहे तो खड़े खड़े महक जैसी 10 लड़कियों को खरीद ले। महक को लविश के बारे में भी नहीं पता था कि वो एक अनाथ लड़का है। वो तो बस एक प्रथम का दोस्त है। उसको अमर ने बताया था कि लविश ने अपनी पूरी पढ़ाई मासा के ट्रस्ट के पैसों से की थी। इसलिए महक ने खुद को भी अपने मन में जचा लिया कि वो अमेरिका में ज़रूर कोई छोटी मोटी वेटर या क्लीनर की जॉब करता होगा। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि लविश बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो रहता हमेशा सिंपल है, फालतू में पैसों का दिखावा नहीं करता। वो तो बस इतने दिन रेणु देवी जी के कहने पर पूर्वी को ढूंढने के लिए इंडिया रुका हुआ था। नहीं तो उसकी खुद की अपार्टमेंट लेने के लिए लोग महीनों महीनों इंतज़ार करते हैं। महक के मुंह से ये सब सुनकर पूर्वी की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई। वो कभी किसी के मुंह से अपने लिए कुछ भी नहीं सुन सकती थी। अब तो महक उसके साथ उसके पति के लिए भी ये सब कह रही थी। और उसे लविश ने कहा तो रेणु देवी की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है, उसकी वजह से ही वो ऐसी लाइफ जी रहा है। राधिका को भी वो अपनी छोटी बहन मानता है। इसलिए पूर्वी महक की वजह से उसकी शादी फंक्शन में कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। तभी वहाँ प्रीति जी आई। वो राधिका के लिए जूस लेकर आई थी। राधिका ने सुबह से कुछ खाया नहीं था। उसके हाथ में मेहंदी लगी थी, इसीलिए वो उसे अपने हाथों से जूस पिला रही थी। पूर्वी के पास बहुत अच्छा मौका था महक को सबक सिखाने का। वो प्रीति जी को महक की तरफ इशारा करके पूछती है, आंटी जी ये लड़की कौन है। प्रीति जी महक की तरफ देखती है, जिसको देखते ही उसका मन खराब हो गया। उनके बहुत सारे अरमान थे अपने इकलौते बेटे की शादी धूमधाम से करने की, पर उनके बेटे ने महक से शादी कर ली। उनको यही लगता है कि महक ने उनके बेटे को बहलाया फुसलाया है। महक की वजह से वो अपने बेटे को प्यार नहीं कर सकती थी अब, इसलिए उसको महक बिल्कुल पसंद नहीं थी, ना ही उन्होंने कभी उसे बहू माना था। प्रीति जी पूर्वी को कहती है, कोई नहीं है, सिंघानिया हवेली बहुत बड़ी है, कुछ लोग ऐसे ही रह लेते हैं यहाँ। ऐसी हालत में अच्छी अच्छी बातें सोचा चाहिए, बुरी आत्माओं के बारे में नहीं। ध्यान मत दो उस पर, उससे दूर रहना, बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। अपनी सास के मुँह से अपने लिए ये सब सुनकर महक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। राधिका की सहेलियाँ और कनक सभी महक पर हंस रहे थे। प्रीति जी राधिका को जूस पिलाकर वहाँ से जाती है। पूर्वी को पता था महक के बारे में। उसे सिंघानिया खानदान के बारे में लविश ने सब कुछ बता दिया था। वो तो बस उस हवेली में महक को उसकी जगह दिखाना चाहती थी। पूर्वी नेत्रा को कहती है, मैम आपके घर में सर्वेंट को भी इस घर के लोगों के साथ रखा और उठा बैठा के रखा जाता है, कितनी अलग बात है ना। महक नाम है इस सर्वेंट का। नेत्रा उससे कहती है,
महक सर्वेंट नहीं है, मेरी देवरानी है। मैंने तुम्हें बताया था ना, अंगद भाई जी की वाइफ है ये। पूर्वी उसे कहती है, आपके देवर ने सर्वेंट से शादी कर ली, कितनी अच्छी बात है ना। मेरे भाई भी यही कहते हैं, किसी को उसके काम से जज नहीं करना चाहिए। ऐसे अपने घर के नौकरों पर चैरिटी करते रहना चाहिए, पर उनको ऐसे सर पर नहीं बैठाना चाहिए। महक उसे गुस्से में कहती है, शट अप यू। पूर्वी उसे गुस्से में कहती है, डोंट इवन थिंक अबाउट स्पीक फर्दर। लविश के अच्छे रिलेशन है प्रथम सर के साथ, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। नहीं तो तुम जैसे रिडिकुलस लड़कियों को उनकी औकात दिखाना अच्छे से आता है मुझे। महक उसको कुछ कहती, तभी कुछ गांव की बुजुर्ग औरतें हॉल में आती है। महक के पास अब कोई जवाब नहीं था पूर्वी को देने के लिए। वो सबके सामने तमाशा नहीं कर सकती थी, वो अपनी इमेज खराब नहीं कर सकती थी, इसलिए महक गुस्से से वहाँ से उठकर जाती है। नेत्रा पूर्वी को महक की तरफ से सॉरी कहती है, तो पूर्वी इट्स ओके कहती है और अपनी मेहंदी पर ध्यान देने लगती है। नेत्रा की मेहंदी पूरी हो गई, इसलिए वो अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि वो थोड़ी देर अब आराम करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ महक अपने रूम में गुस्से से बैठी हुई थी कि तभी अंगद रूम में आकर उसे गुस्से में देखता है और पूछता है, तुम ऐसे सड़ी सी शक्ल बनाकर क्यों बैठी हो? शादी में घर की बहू की तरह काम करो, तभी मासा तुमसे खुश होगी। महक गुस्से में कहती है, तुम्हारे घर वाले कभी मुझसे खुश नहीं होंगे। महक गुस्से में उसे सारी बात बताती है, प्रीति जी और पूर्वी वाली बात। उसकी बात सुनकर अब अंगद को भी हंसी आने लगती है। वो उससे हंसते हुए कहता है, किसी को कुछ कहने से पहले उसके बारे में जान तो लो, जिसको तुम एक छोटी मोटी पीए समझकर फालतू में कुछ भी सुना रही थी। पता भी है क्या कौन है वो? ध्रुव ओबरॉय की बहन है वो। महक ओबरॉय सरनेम सुनकर शॉक हो जाती है। वो अच्छे से जानती थी कि ओबरॉय कौन है और वो कितनी वेल्थी फैमिली है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लविश ने इतनी अमीर लड़की से शादी कर ली। महक उसे कहती है, पर वो तो जीजे की पीए है, फिर ओबरॉय, और वो लविश को कैसे जानती है? उसने उससे शादी कैसे कर ली? अंगद उसे कहता है, पता नहीं कि वो प्रथम भाई के ऑफिस में इतनी छोटी जॉब में काम करती थी, जबकि वो खुद इतने बड़े आदमी की बेटी और बहन है। और रही बात लविश को जाने की, तो वो मिस्टर ओबरॉय का बिजनेस अमेरिका में भी है, तब पूर्वी उसको तभी से जानती होगी। अंगद फिर उसे लविश के बारे में सब कुछ बताता है और लास्ट में कहता है, महक, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरा परिवार तुम्हें नहीं अपना रहा। तुम्हें देखकर कौन कहेगा कि तुम अदिति भाभी की बहन हो? तुम अदिति भाभी की बहन हो। एक तरफ अदिति भाभी थी, उसके मरने के बाद भी मेरे घर वाले अभी तक उनको भूले नहीं हैं, और एक तरफ तुम हो, जिसको मेरे घर वाले अब तक बहू मानना ही नहीं चाहते। अपने दिल की नफरत को कम करो थोड़ा, तभी तुम इस घर में नेत्रा भाभी की तरह जगह बना पाओगे। ये बोलकर अंगद बाहर चला जाता है। महक इतनी बेइज्जती करवाने के बाद बाहर अब नहीं जा सकती थी, तो वो वहीं रूम में रहती है। वैसे भी उसे बाहर से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। दूसरी तरफ आयश प्रथम को ढूंढ रहा था, वो उसको बहुत देर से मिल ही नहीं रहा था। प्रथम इस वक्त अपने घर के बड़े और गांव वालों के बीच गार्डन में बैठा था। वहाँ पर लविश, अशोक जी सभी लोग थे। वे सब कल की बारात के स्वागत की तैयारी के लिए बात कर रहे थे। आयश प्रथम के पास आकर कहता है, पापा, मैं कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ आपको, आप यहाँ हो। मम्मी आपको मेहंदी लगवाने के लिए ढूंढ रही है। मम्मी ने अपने हाथ में आपकी मेहंदी लगवा रखी है, तो मम्मी आपको ऑर्डर दे रही है कि अब आप भी अपने हाथ में अपना नाम लिखवा लो। वो अपना नाम आपकी हथेली में लिखना चाहती है। हाँ, इतना ही कहा था मम्मी ने। सभी को आयश की बात सुनकर हंसी आने लगती है। लविश प्रथम को कहता है, जा जा, भाभी का नाम लिखवा तेरे हाथ में, भाभी ने ऑर्डर भी दिया है। सॉरी, ऑर्डर नहीं,
फरमाइश की है। तू तो किसी का ऑर्डर नहीं कभी मानता। फरमाइश ही की है भाभी ने। सभी अब और ज़्यादा हंसने लगते हैं। आयाश को समझ नहीं आ रहा था कि सभी क्यों हंस रहे हैं। उसने तो सब सही सही कहा जो उसकी मम्मी ने कहा था। वो तो कुछ भी नहीं भूला था। आयाश प्रथम का हाथ खींचते हुए कहता है, चलो ना पापा, मेहंदी लगवाओ ना आप भी, मम्मी ने कहा है। प्रथम अब अपने बच्चे को क्या कहता है, उसको क्या पता कि वो क्या बोल रहा है, किन लोगों के सामने बोल रहा है। उसकी इतनी सी बात से उसके पापा का सब मजाक बना रहे हैं। वो उसको गोद में उठाता है और वहाँ से ले जाता है। दो आदमी आपस में हंसते हुए बात कर रहे थे। ये मासा का बड़ा पोता पहले अपनी पत्नी के आगे पीछे रहता था, अब बड़ी बहू उसे अपनी उंगली पर नचाती है। उन दोनों की आवाज़ प्रथम के कानों में पड़ जाती है, पर वो कोई रिएक्ट नहीं करता। वो हॉल में आयाश को नीचे उतार कर खेलने के लिए कहता है और हॉल में अपनी नज़रें दौड़ाता है। नेत्रा हॉल में नहीं थी, तो वो हॉल में कनक से पूछता है कि तेरी भाभी कहाँ है। कनक कहती है, नेत्रा भाभी अभी कुछ देर पहले ही यही मेहंदी लगवा रही थी, फिर मैंने उसे रूम में जाते देखा था लास्ट टाइम, अभी भी शायद वहीं होगी वो। प्रथम उसे थैंक यू कहता है और अपने रूम में चला जाता है। वहाँ नेत्रा बेड पर बैठकर अपनी मेहंदी सुखा रही थी। प्रथम रूम में आते ही नेत्रा को कहता है, नेत्रा क्या मतलब है ऐसे आयाश को भेजने का, कुछ बोलना था तो अकेले में भी बोल सकती थी ना तुम मुझे। नेत्रा प्रथम की आवाज़ में गुस्सा महसूस करती है तो डरते हुए कहती है, प्रथम मैं तो बस मजाक। प्रथम उसकी बात पूरी सुनने से पहले गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहता है, क्या मजाक। सभी गांव के छोटे बड़े लोग वहाँ थे। आयाश वहाँ आकर बोल रहा था कि तुमने उसे कहा है मुझे ऑर्डर देने के लिए। तुम्हें पता नहीं है क्या अपने बेटे की आदतें, हर बात वो बहुत जल्दी सीखता है ना। नेत्रा उससे कहती है, नया आयाश की गलती नहीं है, मुझे नहीं पता था कि आप कहाँ हो, मैं तो बस आपके हाथों में। नेत्रा आगे कुछ भी नहीं बोलती। प्रथम एक गहरी सांस लेता है और अपने आप को नॉर्मल करके नेत्रा को कहता है, नेत्रा मैं तुम्हें बच्ची बच्ची कहता रहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हरकतें भी बच्चों वाली करोगी। बी मैच्योर। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच सब ठीक रहे, हम हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें, पर ऐसा ही रहा तो तुम कभी मेरी लाइफ में अदिति की जगह नहीं ले पाओगी। प्रथम की बात सुनकर नेत्रा उससे दूर होती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। नेत्रा के ऐसे बाहर जाने से प्रथम को अब अपनी गलती समझ में आती है कि उसे नेत्रा से इतना सब नहीं बोलना चाहिए, इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। वो नेत्रा को आवाज़ लगता है, नेत्रा रुको, पर नेत्रा नहीं रुकती और बाहर जाती है। प्रथम अपने बालों को कसकर पकड़ता है। उसको अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। तभी उसके कानों में किसी की आवाज़ सुनाई देती है, क्यों डांटा तुमने उसे, क्यों डांटा तुमने उसको, मिल गई तुम्हारे मेल ईगो को ठंडक। वे बेचारी तुमसे बस मजाक कर रही थी ना, इतना डांटने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें। प्रथम अपने आसपास देखता है तो अदिति उसे गुस्से में देख रही थी। वो उससे कहता है, तुम भी अब मुझे ही कह रही हो, मैं तो बस। प्रथम अब बोलते बोलते रुक गया। उसे पता था उसने छोटी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बना दिया। अदिति बोली, अब पूरे दिन यही रहोगे या बाहर भी जाओगे, सब ठीक करो अब। प्रथम भी रूम से बाहर जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। विश्वास की बारात कल दोपहर को आने वाली थी। शादी पहले हो चुकी थी, इसलिए अब नहीं होने वाली थी, सिर्फ गौने के लिए पूजा और विदाई होने वाली थी। इसलिए अपने गेस्ट और रिलेटिव के लिए सिंघानिया फैमिली ने डिनर पार्टी का इंतज़ाम किया था ताकि वो आकर राधिका को अपने ब्लेसिंग दे सके। इस पार्टी का पूरा अरेंजमेंट हवेली के बाहर बहुत बड़ी जगह पर किया था। प्रथम और नेत्रा दोनों मेहमानों के बीच थे। प्रथम
और नेत्रा दोनों ने दोपहर के बाद एक दूसरे से बात नहीं की थी। प्रथम ने उससे बात करने की कोशिश की, पर नेत्रा हर पर रिलेटिव से घिरी थी। सभी गेस्ट खाना और पार्टी एंजॉय कर रहे थे। ध्रुव भी वहीं आया था। पार्टी में वो लविश और पूर्वी से मिलता है तो ध्रुव लविश से पूछता है, लविश प्रिंसेस आपको तंग तो नहीं करती ना? लविश पूर्वी की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं भाई, आपकी प्रिंसेस मुझे बिल्कुल तंग नहीं करती, मैं इसको ज़रूर तंग कर देता हूँ थोड़ा। वो तीनों ऐसे ही बात कर रहे थे। लविश थोड़ी देर ध्रुव और पूर्वी को अकेले बात करने के लिए छोड़ता है ताकि पूर्वी अपने भाई के साथ कंफर्टेबली बात कर सके। ध्रुव पूर्वी से पूछता है, प्रिंसेस तुम खुश तो हो ना लविश के साथ? पूर्वी बोली, लविश के साथ मैं बहुत खुश हूँ। जैसा आप और डैड मेरा ध्यान रखते थे वैसे ही वो हर टाइम मेरा ध्यान रखता है। बस थोड़ी खट्टी मीठी बहस होती है हम दोनों में और वो मुझे जितना देते हैं। पहले मुझे लगा था हमारी शादी मजबूरी में हो रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वी बोथ आर हैप्पी टुगेदर। इन शॉर्ट बहुत अच्छे हैं वो। ध्रुव को तसल्ली होती है कि उसकी बहन अब सही हाथों में है। ऐसे ही जीवन साथी के साथ तो वो उसे पलकों पर बैठा कर रखता है। दूसरी तरफ प्रथम देखता है कि इस वक्त नेत्रा अकेली है। वो अपने गेस्ट को एक्सक्यूज कहता है और नेत्रा के पास जाता है। नेत्रा प्रथम को देखकर कोई रिएक्ट नहीं करती। प्रथम उसे कहता है, नेत्रा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आई एम सो। वो उसकी बात पूरी करता उससे पहले ही उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है। वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है। कुछ फ़ोन पर इम्पोर्टेंट था तो वो नेत्रा को कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। आज जो बात हुई है उसे आज ही ख़त्म करना है मुझे हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। प्रथम अपने फ़ोन को पिक करता है और वहाँ से चला जाता है। नेत्रा उसको जाते हुए देख रही थी। फिलहाल उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तभी उसके पास कोई गेस्ट आता है। वो मुस्कुराकर उससे बात करती है। प्रथम फ़ोन पर बात कर रहा था। वो उसे हवेली के बाहर आने के लिए कहता है। प्रथम बाहर जाता है। वो आदमी प्रथम को गेट करके उसे एक लिफाफा देते हुए कहता है, सब अरेंजमेंट हो गई है, जैसा आपने कहा था सब रेडी है। प्रथम ओके कहकर जाने के लिए उसे कहता है। वो आदमी वहाँ से जाता है। प्रथम अपने हाथ में पड़े लिफाफे को देखता है और किसी और को फ़ोन करके कहता है, 1 घंटे में हवेली के पीछे मिल मुझे। धीरे धीरे अब पार्टी खत्म हो जाती है। सभी गेस्ट अपने अपने गंतव्य पर वापस जा रहे थे। ध्रुव भी अब अपने घर के लिए जा रहा था। तभी पार्टी के हॉल के बाहर वो किसी लड़की से टकराता है। दोनों बहुत जोर से टकराए थे। वो लड़की गिरने वाली थी तो ध्रुव अपने आप को संभालता है, पर वो लड़की उसे गिरने से बचाता उससे पहले ही वो लड़की नीचे गिरती है। उस लड़की के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल जाती है। वो अपनी कमर को सहलाते हुए कह रही थी, आह माँ, मर गई, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ध्रुव उस लड़की को देखता है तो देखता रह जाता है। उसके कान में घंटियाँ और दिल में वायलिन बजने लगती है। उसको ऐसा लग रहा था इस वक्त उस लड़की के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसको ऐसी फीलिंग कभी किसी लड़की के लिए नहीं आई थी। वो जल्दी से उस लड़की को अपना हाथ देता है उठने के लिए। वो उसे कहता है, सॉरी, आपको लगी तो नहीं ना? आर यू ओके? वो लड़की कोई और नहीं, कनक थी। कनक उसका हाथ पकड़ कर उठते हुए कहती है, अंकल मुझे सामने रख कर देख कर चला तो करो, पूरे कपड़े खराब हो गए मेरे, वाइट ड्रेस है, कौन धोएगा इतनी रात को इसे? कनक अपने कपड़े को झाड़ती है। वहीं ध्रुव के कान में बजने वाली सारी घंटियाँ और वायलिन शांत हो जाती है। कनक के मुंह से अंकल सुनकर 29 साल की उम्र में उसने एक 21 साल की दिखने वाली सुंदर लड़की से अंकल सुनने की उम्मीद कभी नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था उसे किसी ने बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से नीचे फेंक दिया। ध्रुव कहता है, मिस, मेरी नज़र सामने ही थी, तुम आकर मुझसे टकराई थी और अंकल किसे बोल रही हो? तुम
तुम्हें अंकल नज़र आ रहा हूँ क्या मैं? पलक उससे घूर कर देख कर कहती है, मेरे माँ पापा ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। अपने से बड़ों को अंकल ही बोलना चाहिए। आप तो देखने में ही 27-28 के लग रहे हो, तो क्या आप काका सा सुनना है आपको मेरे मुँह से? अंकल, ध्रुव उसको कुछ कहता उससे पहले ही कनक वहाँ से जाती है और कनक का हाथ खींचकर वहाँ से ले जाते हुए कहती है, कनक दी, आप क्या इन अंकल से बात कर रही हो? मेरे पास एक मस्त प्लान है आज रात के लिए, यहाँ नहीं बता सकती, चलो आप मेरे साथ। कनक उसके साथ जाती है। वहीं बेचारा ध्रुव आज 2 लड़कियों से अपने लिए अंकल सुनकर वैसे ही खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो अपने आप को कहता है अंकल। वो अपना सर झटक कर वहाँ से अपने घर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रात को प्रथम हवेली के पीछे खड़ा था। उसके हाथ में वो कुछ देर पहले वाला लिफाफा था। वो किसी के आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी वहाँ पर शौर्य आता है और उसे जी सर कहता है। प्रथम उसे लिफाफा देते हुए कहता है, सुबह 4 बजे की टिकट है तेरे और राधिका के लिए। बारात आएगी, उससे पहले तू राधिका से शादी कर लेना, फिर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ सालों से जब सब नॉर्मल हो जाएगा, मामला शांत हो जाए, तब राधिका मेरे भतीजे और भांजी को लेकर वापस आना। शौर्य प्रथम की बात सुनकर उस लिफाफे को खोलकर देखता है तो उसमें कल सुबह की ऑस्ट्रेलिया की 2 टिकट थी। शौर्य उन टिकट को देखकर कोई रिएक्ट नहीं करता। वो प्रथम को शांति से कहता है, मैं आपकी बहन को ऑस्ट्रेलिया भगा कर ले जाऊंगा, फिर क्या होगा? प्रथम उससे कहता है, तुम दोनों खुश रहोगे। राधिका तेरे साथ रहना चाहती है, जवाई शाह के घर नहीं जाना चाहती वो। देख, उसकी शादी का लीगली कोई प्रूफ नहीं है। तो राधिका के साथ ऑस्ट्रेलिया जा, उसे शादी कर लेना। मैंने सब सेट कर दिया है वहाँ पर। फुल प्रूफ प्लान है मेरा। तुम दोनों जैसे ही वहाँ पहुँचोगे, तुझे एयरपोर्ट पर ही मेरा आदमी मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।